Okay, so hello everyone, this is your Adarsh Patel. Welcome to our Decent Star classes. जैसा कि यार हम क्लास 10th का जो लाइव प्रोसेस जो अपना पहला चैप्टर है इसका हम ऑलमोस्ट अब एंड की तरफ जा रहे हैं और हमने यार अब तक 4 लेक्चर इस लाइव प्रोसेस के अंदर में कवर कर लिया है, ठीक है ना। तो ये जो 4 लेक्चर कवर हो गए इसमें आपको पूरी की पूरी मैंने एनसीईआरटी इन डेप्थ तक पढ़ाया। अब आगे आने वाला जो टॉपिक है हमारा एक्सक्रीशन जिसका नाम है, इसके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। जो अपना ये लास्ट टॉपिक है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम और प्लांट के भी अंदर में एक्सक्रीशन कैसे होता है, तो हम इसको देखने वाले हैं। चलिए हम अपना ये जो अपना चैप्टर है इसको स्टार्ट कर देते हैं। जो अपना ये लास्ट टॉपिक है इसको खत्म करते हैं, इसके बाद हम शुरू कर रहे हैं एक नया चैप्टर। तो एक बार आप ध्यान से पीडीएफ को देखिएगा क्योंकि हम लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। तो लास्ट टाइम के अंदर यार हमने ये सब कवर कर लिया था। ये आपका जो भी है ट्रांसपिरेशन इन ट्री वगैरह वगैरह यहाँ तक हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया था अपना लास्ट सीरीज में। इसमें हमने ट्रांसपोर्टेशन के अंदर मेनली कंडक्शन सिस्टम पढ़ाया था प्लांट का। जो भी अपना कंडक्टिंग कंडक्टिंग सिस्टम है जिसमें वेस्कुलर सिस्टम आता है, जाइलम और फ्लोएम, में सारा हमने कवर कर लिया। इसके बाद यार आप देखिएगा यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो आप आराम से बिजली इतना पढ़ने के बाद तो कर ही सकते हैं। तो इसमें मुझे नहीं लगता इसमें कुछ खास मेरा इन्वॉल्वमेंट है। अगर आपको ना समझ में आए तो आप इसमें ऑनलाइन में सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। अदरवाइज आप हमें रीच कर सकते हैं किसी भी मीडियम के थ्रू, लाइक कमेंट कर सकते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखिएगा भाई ये जो है एक्सक्रीशन का अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो ध्यान से इसको देखते जाइएगा क्या हम पढ़ रहे हैं इस एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में। तो यहाँ पे यार हम जैसे ये जो चैप्टर है अपना एक्सक्रीशन, तो इसमें देखिए ध्यान से। इसमें हम एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है पहले आपको समझना पड़ेगा कि एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है। अगर हम सिंपली एक्सक्रीशन का मतलब आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि टीचर आपको बता रहे हैं एक्सक्रीशन का मतलब होता है कि वेस्ट को रिमूव कर देना बॉडी से, वेस्ट को रिमूव कर देना बॉडी के अंदर से, इसको हम क्या बोलते हैं एक्सक्रीशन, ठीक है ना। अब ये जो वेस्ट रिमूवल का जो पूरा प्रोसेस है इसके लिए हमारी बॉडी के अंदर में एक पूरा का पूरा सिस्टम बना करके नेचर ने रखा हुआ है और इस सिस्टम को बोलते हैं हम क्या, एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या बोलते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम। अलग अलग तरीके से सिस्टम हुआ करता है, ये मैंने पहले भी बता चुका हूँ। एक्सक्रीटरी सिस्टम हुआ, नर्वस सिस्टम हुआ, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इस तरीके से बॉडी में हमारे बहुत अलग-अलग तरीके के मेन मेन सिस्टम पाए जाते हैं, ठीक। तो ये जो वेस्ट रिमूवल का जो सिस्टम है इसको हम किस नाम से बोल रहे हैं भाई, इसको हम बोल रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्लियर है क्या। तो देखिए जब हम बात कर रहे हैं वेस्ट का रिमूवल, दैट इज नोन एज द एक्सक्रीशन। अब समझना होगा कि वेस्ट क्या होता है, ठीक है ना। वेस्ट क्या होता है, तो अगर हम सिंपल भाषा में बोल रहे हैं वेस्ट क्या होता है, तो ऐसा कुछ भी जो हमारे पास बहुत ही एक्सेस में है और इसका हम टोटल यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते हैं, तो हमारे लिए वेस्ट ही है, ठीक है ना। जैसे कि हमने खाना बहुत ज्यादा बना दिया, अब वो हमारे यूटिलाइजेशन के बाहर है, ठीक। तो वो खाने को क्या करेंगे, हम वेस्ट के तरीके से यूज करेंगे ना, हम खाने को फेंक देंगे, किसी अदर ऑर्गेनिज्म को हम उसमें फीड करा देंगे। तो इस तरीके से हम मान के चल रहे हैं कि खाना हमारा वेस्ट गया, ठीक। तो सेम वैसा ही कुछ है वेस्ट का डिफिनीशन, ठीक है ना। अगर कुछ भी चीज हमारे बॉडी में एक्सेस अमाउंट में पाई जा रही है और इसका हमारी बॉडी के अंदर में यूटिलाइजेशन नहीं है, तब जाकर के हम उस सब्सटेंस को या फिर उस जो भी मटेरियल है उसको हम वेस्ट बोलेंगे। अच्छा, बॉडी के अंदर में वेस्ट बनता कहाँ से है भाई, तो हम जानते हैं कि बॉडी के अंदर में हमारे बहुत ही अलग अलग तरीके की मेटाबॉलिक रिएक्शन चलती है ना। अगर अलग अलग तरीके के जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है तो इनके कुछ क्या बनेंगे, बाई प्रोडक्ट बनेंगे। क्या होगा भाई, बाई प्रोडक्ट। कोई भी रिएक्शन चलती है तो उसका एक मेन प्रोडक्ट बनता है, जो मेन प्रोडक्ट जो हमारा मोटिव था बनाना, जो मेन चीज है वो बनता है। दूसरा कुछ साथ में और निकलता है बाई प्रोडक्ट जिसका हमें यूज नहीं था, ठीक। तो ये बाई प्रोडक्ट जो हो गए ये वेस्ट हो गए, ठीक। तो देखिएगा ध्यान से एक्सक्रीशन को जब अब हम डिफाइन करने चलेंगे तो हम अगर सिंपली भाषा में बोल सकते हैं कि वेस्ट का रिमूवल अपना एक्सक्रीशन कहलाता है, ठीक है ना। अब वेस्ट भी आप समझ में आ गया आपको, ठीक। इसी तरीके से ये हमने बता दिया अलग अलग सिस्टम हुआ करता है, ठीक है ना। अब ये जो सिस्टम हम बोल रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाता है, तो ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जा रहा है
ये हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर में, क्या हायर ऑर्गेनिज्म बोल लो या फिर एडवांस ऑर्गेनिज्म के अंदर में बोल लो, ये ज्यादा डेवलप होगा। ज्यादा डेवलप है इसका मतलब क्या हुआ, मोर डेवलप है। तो यहाँ पे एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है जिसको बोल रहे हैं क्या, किडनी, है ना। किडनी है जो हमारी बॉडी की पूरी ब्लड को फिल्टर करते जा रही है, ठीक। तो ब्लड के अंदर में जो भी हार्मफुल सब्सटेंस है, हार्मफुल गैसेस है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, वाट एवर कुछ भी है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, मेटाबॉलिक वेस्ट के अंदर सारा कुछ आता है। तो ये जो भी है ये सारा कुछ बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो रहा है, ठीक है ना। इसी तरीके से यार अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर में अलग अलग तरीके का एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया करता है, डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की ऑर्गेनिज्म जो है उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ठीक है ना। और खास बात अगर हम मेन वेस्ट के बारे में बात करें, ये एनसीईआरटी की लाइन की आप चिंता मत करें, आपको समझ में आ जाएगा। अगर हम मेन वेस्ट के बारे में बात करें तो अपने पास तीन मेन वेस्ट हुआ करता है, ठीक है ना। बॉडी के अंदर में तीन मेन वेस्ट, एक तो हो गया अपना अमोनिया, दूसरा होता है यूरिया, तीसरा होता है यूरिक एसिड। क्या बोला, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, ये हमारी बॉडी के तीन मेजर वेस्ट बोले जाते हैं, ठीक। और ये जिस सीक्वेंस में मैंने लिखा है अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ठीक, इनकी टॉक्सिसिटी की लेवल भी ऐसा है। ये जो अमोनिया है ये बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक होता है, ठीक है ना। ये ज्यादा टॉक्सिक होता है, मतलब ये जो है अमोनिया है ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है बॉडी के लिए। अगर ये अमोनिया बॉडी के अंदर में स्टोर हो गया तो बॉडी के हमारे अलग अलग जो सिस्टम बने हुए ना, हम जानते हैं हमारी बॉडी सारे सिस्टम आपस में इंटीग्रेट करके एक दूसरे से तालमेल बैठा करके एक दूसरे से मिलजुल करके काम करते हैं। तो अगर एक सिस्टम हमारी बॉडी का खराब होता है तो दूसरा सिस्टम भी हमारी बॉडी का खराब होने लगेगा इसके इफेक्ट से, ठीक। तो ये जो अमोनिया होता है हद से ज्यादा टॉक्सिक होता है, हाईली टॉक्सिक हो गया, ठीक। उसके बाद उसके बाद जो सबसे कम टॉक्सिक हम लीस्ट बोल सकते हैं, लीस्ट टॉक्सिक के अंदर में अपना यार यूरिक एसिड आता है, ठीक। तो अमोनिया क्या हुआ, सबसे ज्यादा टॉक्सिक और लीस्ट टॉक्सिक। अब एक मजेदार बात और है, जो जितना ज्यादा टॉक्सिक होगा, क्या बोला, जो जितना ज्यादा टॉक्सिक होगा उसको रिमूव करने के लिए उतनी ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है ना। वाटर रिक्वायरमेंट उतनी ज्यादा होगी, ठीक है ना, वाटर रिक्वायरमेंट उतनी ज्यादा होगी। क्या बोला, यहाँ पे देखिएगा, मोर टॉक्सिक, जितना ज्यादा टॉक्सिक होगा मोर वाटर रिक्वायरमेंट फॉर एक्सक्रीशन, ठीक है ना। उतना ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होगी एक्सक्रीशन के लिए, मोर वाटर रिक्वायरमेंट फॉर एक्सक्रीशन। अगर कोई चीज जितनी ज्यादा टॉक्सिक है तो उतना ज्यादा वाटर का रिक्वायरमेंट होगा, तब जाकर के वो बॉडी से हमारे एक्सक्रीट आउट होगा। ये चीज आप क्लास 11th में जब जाएंगे तो इसको आप और अच्छे से पढ़ पाएंगे, ठीक। चलिए, तो इतना कुछ समझ में आ गया होगा। अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया सबसे ज्यादा टॉक्सिक होगा, जो जितना ज्यादा टॉक्सिक होगा उसको रिलीज करने के लिए बॉडी से उतना ज्यादा पानी की जरूरत पड़ेगी। अब आप समझ सकते हैं कि अमोनिया जो है एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट की तरीके से कि कौन सा ऑर्गेनिज्म में निकलेगा जहां पे पानी की कमी ना हो, मतलब कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक। अगर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के बॉडी में अमोनिया जो होता है ये मेजर वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ठीक। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो जिसके बॉडी में वाटर की डेफिशिएंसी या फिर जो अ, उतना ज्यादा वाटर अफोर्ड नहीं कर सकता है इस वेस्ट को रिमूव करने के लिए, उसकी बॉडी में ये यूरिक एसिड बनता है। और जो मॉडरेट होते हैं उनकी बॉडी में यूरिया बनता है, ठीक है ना। उनका जो वेस्ट रिमूवल का तरीका होता है वो यूरिया के फॉर्म में होता है, ठीक। अच्छा, इसी की तरीके से हम एक चीज और बताते हैं आपको, जैसे हमारी बॉडी का लीवर हुआ, ठीक। जो हमारा बॉडी का लीवर होता है ये क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है हमारी बॉडी के अंदर का जो अमोनिया होता है ना, इस अमोनिया को कन्वर्ट कर देता है यूरिया में। किसमें, अमोनिया को कन्वर्ट कर देता है यूरिया में। कौन ये सब काम कर रहा है, तो ये अपना लीवर हुआ। तो लीवर भी देखिए एक तरीके से वेस्ट रिमूवल की में हमारा हेल्प कर रहा है, ठीक। लीवर ही नहीं यार, लंग भी हेल्प करता है वेस्ट रिमूवल में। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो CO2 हुआ ना, तो CO2 को रिमूव करना है कि नहीं भाई बताओ। CO2 को रिमूव करना है ना बॉडी के अंदर से, CO2 को रिमूव करके और वेल और एडिक्वेट अमाउंट में ऑक्सीजन की बॉडी के अंदर में एंट्री कराएंगे,
तो CO2 हमारे लिए हार्मफुल था कि नहीं था? हार्मफुल था, और CO2 हम अपने बॉडी में स्टोर करके थोड़ी रख सकते हैं। इसलिए CO2 हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है, तो इसको हमने बॉडी के बाहर एक्सक्रीट आउट कर दिया। इसके बाद देखिएगा, लीवर क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। एक प्रोसेस आप आगे चल के पढ़ेंगे, या फिर जो बच्चे थोड़ा एडवांस पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे। एक प्रोसेस होता है, इसको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। एसएससी बोर्ड में तो बचपन में सिखा दिया जाता है। डीएमिनेशन प्रोसेस, क्या बोलते हैं? डीएमिनेशन प्रोसेस। डीएमिनेशन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, टिक मार्क कर लीजिए इसको। तो डीएमिनेशन प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जिसमें अमोनिया का कन्वर्जन होता है, किसमें भाई? यूरिया में। और ये काम कौन करता है? लीवर। ठीक। और हमारी बॉडी का जो मेजर वेस्ट प्रोडक्ट है, क्या बोला? हमारी बॉडी का जो मेजर वेस्ट प्रोडक्ट है, मेजर वेस्ट जो प्रोडक्ट है, क्या बोला भाई? जो मेजर वेस्ट प्रोडक्ट है वो कौन है? यूरिया, 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 यूरिया। ठीक, याद रहेगा। तो यूरिया हमारी बॉडी का मेजर वेस्ट प्रोडक्ट है, और कैसे बना, इसकी बिहाइंड द की पूरी कहानी आपको समझ में आ गई। ठीक है क्या? चलिए जी, इसके बाद हम थोड़ा एनसीईआरटी के लाइन पे भी एक नजर दौड़ाते हैं अपना। अ, इतना कुछ जैसे मैंने बताया आपको, इसी तरीके से अपनी बॉडी के अंदर में क्या होता है भैया, एक एक्सक्रीटरी सिस्टम हुआ करता है। ठीक। अब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम को पढ़ें, इसके आगे मैं थोड़ा सा आपको एक और ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा अपने बॉडी के एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। ठीक। तो चलिए जी, यहाँ पे हम शुरू कर देते हैं अपनी बॉडी की जो एक सुंदर सी एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इसको हम पढ़ते हैं। ठीक। देखो भाई, जो अपनी बॉडी का एक्सक्रीटरी सिस्टम है, अगर बात कर रहे हैं सिस्टम की, तो एक सिस्टम के अंदर में बहुत सारे लोग मिलकर के काम करेंगे तभी जाकर के वो सिस्टम कहलाता है। ठीक। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में पहला जो सबसे मेन कंपोनेंट है, जो सबसे मेन ऑर्गन है, वो हमने बता दिया आपको कौन होता है? किडनी। ठीक है, किडनी बॉडी में कितने होते हैं? टू इन नंबर। कितना? टू इन नंबर, दो होता है ना। एक किडनी बेच के आईफोन खरीद लो, एक किडनी बचेगा ना भाई, इसलिए दो होता है। तो भाई देखो, टू इन नंबर मतलब वन पेयर किडनी होता है। ठीक। इसके बाद और क्या होता है? इसके बाद होता है यूरेटर। कितना? यूरेटर। यूरेटर क्या होती है? वो पाइप होती है जो किडनी से हमारी यूरिनरी ब्लेडर में आती है। ठीक। यूरिनरी ब्लेडर क्या होता है? तो इसी के अंदर में सारा यूरिन स्टोर होता है। ठीक है ना? तो देखो, अगर किडनी दो है तो पाइप कितनी चाहिए? दो इन नंबर, टू इन नंबर, मतलब इसको ही बोलेंगे क्या भाई? वन पेयर बोल दें? अरे एकदम बोल सकते हैं। चलो भाई, यूरेटर। तीसरा बोले तो इसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लेडर। क्या बोलते हैं भैया? यूरिनरी ब्लेडर। ठीक। यूरिनरी ब्लेडर का फंक्शन बताओ। तो ये करता है, स्टोर करता है किसको? यूरिन। ठीक है ना? ये यूरिन को स्टोर करके रखता है। अच्छा, स्टोर करके रख रहा है यूरिन, मतलब ये थैली जैसा होगा। हाँ। तो कितना होता है? वन। बस वन इन नंबर, एक सिंगल होगा। ठीक है ना? थैला बस एक होगा, वन इन नंबर। ठीक है ना? बस एक होगा यूरिनरी ब्लेडर। अच्छा सर, तो चलिए जी, अगर हम थोड़ा सा एक्सक्रीटरी सिस्टम का हम एक रफ आउटलाइन आपको बनाते हैं। देखो भाई, एक किडनी ये हो गई अपने पास, और यहाँ पे एक किडनी हो गई। ठीक। तो किडनी हो गया, ये क्या हो गया? किडनी। के फॉर किडनी, के फॉर किडनी। चलो, तो किडनी हो गया। और ये जो मैं पाइप बना रहा हूँ, ये जो मैं पाइप बना रहा हूँ, क्या? ये जो मैं पाइप बना रहा हूँ, इसको बोलते हैं यूरेटर। क्या बोलते हैं भैया? इसको बोलते हैं हम यूरेटर। ये दोनों के दोनों पाइप कहाँ पर आकर के खुल जाते हैं? इस हमारे यूरिनरी ब्लेडर के अंदर में दोनों के दोनों पाइप आके खुल जाएंगे। ये क्या हो गया भैया? तो ये हो गया अपने पास यूरिनरी ब्लैडर। क्या हो गया? यूरिनरी ब्लैडर। इसी यूरिनरी ब्लैडर में क्या होगा? ये यूरिन का स्टोरेज होगा। किसका स्टोरेज होगा? इस यूरिन का स्टोरेज होगा यूरिनरी ब्लैडर के अंदर में। इसी के अंदर में पूरा यूरिन ऐसे ऐसे अपना स्टोर हो जाएगा। अच्छा, इस यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ऐसा क्या होता है कि यूरिन स्टोर कर रहा है? थैला हो, इसके अंदर देखो स्पेस है। ठीक है ना? इसके लिए। और इसकी जो ये जो यूरिनरी ब्लैडर की ये जो वाल है ना, ये जो दीवारें हैं, क्या ये जो दीवारें हैं यूरिनरी ब्लैडर की, ये यूरिनरी ब्लैडर की जो
वाल होती है एक स्पेशल तरीके की एपिथेलियम जिसको बोलते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम। मतलब ये जो होता है स्ट्रेचेबल होता है, ठीक है ना, जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम होता है आगे पढ़ेंगे सब। तो ये स्ट्रेचेबल एपिथेलियम से बना होता है, ठीक है ना, स्ट्रेचेबल होता है क्योंकि यार वाटर भरेगा ना इसमें, यूरिन भरेगा तो स्ट्रेच करना पड़ेगा इसको एक सर्टेन एक्सटेंट तक। तो इसीलिए ये यूरिनरी ब्लैडर अपनी स्ट्रेचेबल होती है। समझ में आया क्या आपको? चलिए जी। तो देखिए भाई, ये यूरिन स्टोरेज वगैरह सब अच्छे से हो रहा है। तो इसी तरीके से अब आपको थोड़ा बहुत यार आइडिया लग रहा होगा कि ये जो अपना पूरा का पूरा सिस्टम है, ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है क्या? चलिए जी। ये पूरा अपना यूरिन स्टोरेज हो गया, और ये मैंने आपको ये जो टोटल मैंने बताया, ये पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम। हाँ, इसमें एक चीज और, ये जो आप देख रहे हैं जैसे यहाँ पे यूरिन स्टोर है, अब इसको पास करना है, इसके लिए एक पैसेज है जिसको बोलते हैं क्या, यूरेथ्रा। क्या होता है भैया? यूरेथ्रा। इसी यूरेथ्रा के थ्रू सारा यूरिन हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है, ठीक। अगर मैं इस यूरेथ्रा की बात करूं, इस यूरेथ्रा को बोलते हैं यार कॉमन पैसेज। किसके लिए? इसको बोलते हैं कॉमन पैसेज फॉर यूरिन प्लस स्पर्म या फिर सीमेन, ठीक है ना। यूरिन और स्पर्म के लिए कॉमन पैसेज होता है, कौन? यूरेथ्रा। मतलब इसी पैसेज के थ्रू यूरिन भी बाहर आ रहा है, इसी पैसेज के थ्रू स्पर्म या फिर जो सीमेन है ये बाहर आ रहा है बॉडी से, इसलिए एक कॉमन पैसेज हुआ। एक कॉमन पैसेज मैंने और शुरुआत में पढ़ाया है, फेरिंग्स। फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। अरे समझ में आया क्या? तो चलिए जी। अ, ये पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर में हम देख रहे हैं। जैसे जैसे हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में आगे बढ़ते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा मैं आपको कुछ बताता जाऊंगा, फिर मैं एनसीईआरटी की एक ही बार पूरी लाइन समझा दूंगा, ठीक है ना। देखिए, अब यहाँ पे आपको कुछ डायग्राम दिख रहा होगा नेफ्रॉन का, ठीक है ना। तो हर एक सिस्टम का अपना एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हुआ करता है। समझ में आया क्या? जैसे हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है? तो सेल। सेल को बोलते हैं ना, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ या फिर किसी ऑर्गेनिज्म का। तो सिमिलरली जो ये अपना किडनी है, क्या है? जो एक किडनी है, इसका किडनी बना किससे है? तो वही है स्ट्रक्चरल, STRUC। हाँ भाई, स्पेलिंग गलती होता है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो चलिए जी, जो किडनी है अपना स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट इस किडनी का कौन होता है? तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज दैट नेफ्रॉन। ये जो अपना नेफ्रॉन है ना, ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है अपना किडनी का। ये जो आप स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन देख रहे हैं, ऐसे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है ना, मिल करके हर एक किडनी के अंदर में लगभग लाख के से ज्यादा, हाँ, लगभग मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन मिल करके ये पूरा अपनी किडनी बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको एक थोड़ा सा क्लियर हो गया इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो अब क्या करने वाले हैं, ये जो हमने जैसे नेफ्रॉन पढ़ा दिया ना, तो इस नेफ्रॉन का हमें अब क्या कर लेंगे, एक डिटेल स्ट्रक्चर दिया है, इस नेफ्रॉन को अभी हम बनाना सीख लेंगे अपने तरीके से, और इसके बारे में थोड़ा थोड़ा दो दो लाइन बोलते जाएंगे। उसके बाद ये अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम इन जो इनमल है खत्म हो जाएगा। तो चलिए भाई, यहाँ पे हम थोड़ा हाईलाइट करते हुए चलते हैं, हम सब कुछ पढ़ रहे हैं, इसको भी हम खत्म करते हैं। जस्ट चलिए भाई, ये जो अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इस एक्सक्रीटरी सिस्टम में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या लिखा है, हाउ ऑर्गेनिज्म गेट रीड ऑफ गैसियस वेस्ट। जो भी बॉडी के अंदर में गैसियस वेस्ट है, जैसे अमोनिया हुआ, यूरिया हुआ, ये सब बन रहा है ना, तो गैसियस वेस्ट है। और क्या गैसियस वेस्ट है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजनस वेस्ट है। तो जितने भी गैसियस वेस्ट है, ये कैसे बॉडी से निकलेंगे? फोटोसिंथेसिस के भी अंदर बनते हैं ना कुछ गैसियस वेस्ट, तो इसको भी बॉडी के, इसको भी प्लांट के अंदर से रिलीज आउट करना पड़ेगा, जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस या फिर रेस्पिरेशन के टाइम पे, ठीक है ना। तो या रेस्पिरेशन तो आपने सब कुछ समझ लिया है। तो कुछ अदर मेटाबोलाइट एक्टिविटीज जैसे नाइट्रोजनस मटेरियल हो गए, ठीक है ना, इनको भी बॉडी से रिमूव करना पड़ेगा। तो ये जो अमोनिया हुआ, यूरिया हुआ, यूरिक एसिड हुआ ना, ये तीनों के तीनों को हम कलेक्टिवली, इसको हम मेन जो वेस्ट है, ये अपना जो है एन टू वेस्ट भी बोलते हैं। एन टू वेस्ट मतलब नाइट्रोजिनस वेस्ट के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो चलिए जी।
द बायोलॉजिकल प्रोसेस, ध्यान से आप अब एक्सक्रीशन का डिफिनीशन, अगर आपके एग्जाम में यार एक्सक्रीशन का डिफिनीशन आता है तो आप एग्जाम के अंदर में एक्सक्रीशन का क्या डिफिनीशन लिखे आएंगे, आप इसको देखिएगा। एक्सक्रीशन का ये डिफिनीशन है, ठीक। क्या एक्सक्रीशन का डिफिनीशन है? तो लिखा है द बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये लिविंग बॉडी के अंदर में हो रही है, ठीक है क्या? ये लिविंग बॉडी के अंदर में हो रही है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं यार बायोलॉजिकल प्रोसेस, एक बायोलॉजिकल बॉडी के अंदर में हो रही है। तो biological process involved in the removal of these harmful metabolic waste। समझ में आ गया? जो हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट है इनका रिमूवल कर रहे हैं, इसीलिए इनको एक्सक्रीशन बोला जाता है। तो इस प्रोसेस को एक्सक्रीशन का नाम दिया जाता है, ठीक। इसके बाद देखिएगा, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूज वेरिड स्ट्रेटजी टू डू दिस। तो जैसा मैंने बोला कि डिपेंड करेगा कि किस ऑर्गेनिज्म में कैसा वेस्ट बनेगा, जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड कौन से ऑर्गेनिज्म में बनेगा, उनके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करेगा और उनके हैबिटाट पे भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो कोई भी बॉडी का स्ट्रक्चर है तो सारे लगभग ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करेगा। तो ये वही लिखा है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से अपना वेस्ट रिमूवल करते हैं। चिड़िया अलग अलग तरीके से, हम अलग तरीके से, इसी तरीके से अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से, ठीक। चलिए देखिए भाई क्या लिखा है, मेनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिमूव दिस वेस्ट बाय सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन यहाँ पर भी आ गया, और मैं कल भी पढ़ा दिया था आपको सिंपल डिफ्यूजन के बारे में सब कुछ। तो देखते चलिए क्या लिखा है भैया, दीज वेस्ट बाय सिंपल डिफ्यूजन। कौन करता है ऐसा काम? तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये काफी सिंपलेस्ट फॉर्म के ऑर्गेनिज्म है, एक सिंगल सेल से बॉडी बनी हुई है। तो यहाँ पे कितना इतना कोई बहुत ज्यादा एडवांस स्ट्रक्चर बॉडी में होना जरूरी नहीं है, समझा। इसलिए यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन से भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का काम चल जाता है, ठीक। उसके बाद क्या है, कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास एक स्पेशलाइज ऑर्गन होता है ये सेम काम करने के लिए। तो ये अपना एक स्पेशलाइज जो ऑर्गन है कौन है? एक किडनी। ये तो मैंने बता दिया कि जो किडनी है ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर में स्पेशलाइज ऑर्गन है, ठीक। चलो जी, इसके बाद लिखा है एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग मतलब हम ह्यूमन बीइंग के अंदर में एक्सक्रीशन पढ़ने वाले हैं। तो एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग भी मैंने समझा दिया। चलो मैं एक बार थोड़ा यहाँ पे हाईलाइट करते चलता हूँ। देखो, ये दो किडनी हो गया, अपनी दो किडनी हो गई, ये लेफ्ट किडनी हो गई और ये राइट किडनी हो गई, समझे। ये अपनी लेफ्ट किडनी हो गई और ये राइट किडनी हो गई, ठीक। अब इस लेफ्ट किडनी और राइट किडनी में क्या होगा? ब्लड आएगा, ठीक है ना। ब्लड कहाँ से आएगा? तो ये जो लिखा है ना लेफ्ट, यहाँ पे जो वेना केवा होता है मतलब हार्ट से, यहाँ से, ठीक है ना, ये ब्लड आएगा, ठीक है ना, इंफीरियर वेना कावा। ये लिखा है ना लेफ्ट रीनल आर्टरी। तो किडनी को कौन सी आर्टरी है जो ब्लड की सप्लाई करती है, ठीक है ना। ये जो रीनल आर्टरी है ये हार्ट से ब्लड कहाँ तक लाएगा? तो किडनी तक लाएगा, ठीक है ना। तो रीनल आर्टरी के थ्रू जो अपना ब्लड है ये यहाँ पे आएगा किडनी पे। अच्छा, आप सब जानते हैं कि आर्टरी और वेन क्या होता है? तो आर्टरी जो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और जो वेन होता है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। यहाँ पे देखिए लेफ्ट किडनी हो गया ये, और ये राइट किडनी हो गया, ठीक। अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो पाइप जैसा ये कुछ दिख रहा है आपको, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इस जो पाइप जैसा दिख रहा है भाई, ये पाइप जैसा जो स्ट्रक्चर है, एक सिंपल सा अपने पास है जो पाइप जैसा स्ट्रक्चर है, तो इस पाइप जैसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? तो इस पाइप जैसे स्ट्रक्चर को हम बोल रहे हैं यूरेटर, ठीक है क्या। इस पाइप जैसे स्ट्रक्चर को हम बोल रहे हैं यूरेटर। यहाँ पे दो यूरेटर हो गए, उसके बाद इस यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होगा और ये यूरेथ्रा के थ्रू बाहर चला जाएगा। यहाँ पे देखिए वेना केवा लिखा है, सब हम पढ़ा दिए, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा और आउटा वगैरह सारा कुछ। अरे समझ में आया क्या? तो ये इसको आप इससे याद करिए, ये सबसे अच्छा तरीका है। एक सिंपलेस्ट डायग्राम की तरीके से जब आप याद करेंगे तब ये आपको सबसे अच्छा लगेगा, और ये जल्दी जल्दी याद भी हो जाएगा मेरे हिसाब से। इसलिए आप इसको ऐसे ही याद करिए, एक सिंपल डायग्राम के फॉर्म में याद करिए, ये सबसे अच्छे से आपको याद होगा, ठीक है क्या। चलिए जी, इसको आप याद करते रहिए, ठीक। इसके बाद हम आगे की लाइन और कवर कर लेते हैं। इसके बाद है एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये लिखा हुआ, तो किडनी होता है, यूरेटर होता है, यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर हो गया, यूरेथ्रा हो गया, इन सबसे मिल करके अपना ये पूरा का पूरा सिस्टम बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये यूरिनरी ब्लैडर यहाँ पे जगह नहीं था तो मैंने इसको नहीं लिखा, पर मैंने यहाँ पे लिखा है। चौथा जो चीज होता है ये यूरेथ्रा हो गया, ठीक।
तथा हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं यार, नहीं तो कहोगे कहाँ लिखे थे, यूरेथ्रा। ठीक, चलो तो ऐसे आप याद करिए। इसके बाद देखिएगा भाई, इसके बाद है अपने पास किडनी आर लोकेटेड। अच्छा, किडनी का लोकेशन कहाँ पे होता है? किडनी आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन। ठीक है ना, एब्डोमेन, एब्डोमेन में होता है। बॉडी के 3 पार्ट होता है, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। बता दिए, ये ऊपर वाला हेड है, इधर का इधर तक थोरैक्स है, और नीचे का एब्डोमेन होता है। ठीक, तो इसी एब्डोमेन के अपर पोर्शन में, अच्छा किडनी आगे से होती है क्या? नहीं, इनका लोकेशन हमारा क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम से लगभग अटैच। इसको हम आगे चल के पढ़ते हैं, रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन होता है। मतलब ये पीछे से पीछे होता है। ठीक है ना, मतलब स्टमक के पीछे वाली जो लेयर है, ठीक है ना, स्टमक के पीछे हमारी किडनी, मतलब हम पीछे से, अगर हम पीछे अपने बॉडी के बैक वॉल से जाएं तो हम जल्दी से किडनी को अप्रोच कर पाएंगे। ठीक है ना, और ये हमारे वर्टिब्रल कॉलम के साइड में। ठीक, इसका लोकेशन अगर हम सब पढ़ते हैं, ठीक है ना, टी ट्वेल्व रीजन से थर्ड नंबर तक ये होता है। ये सब आगे का चीज है, हम पढ़ेंगे क्लास 11th में सब पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो एब्डोमेन ऑन द अदर साइड ऑफ बैकबोन, देखिए लिखा है ना, ऑन द बैकबोन, जो वर्टिब्रल कॉलम है इसको बैकबोन बोलते हैं, इसके दोनों साइड में प्रेजेंट होगा। ठीक, यूरिन प्रोड्यूस इन द किडनी थ्रू द यूरेटर, ये सारा कुछ हमने बता दिया कैसे कैसे कौन काम क्या करता है। जैसे किडनी है तो किडनी अपना क्या करेगी, फिल्टर करेगी। तो फिल्टर किसके थ्रू करेगी भैया? तो नेफ्रॉन की मदद से। ये किडनी जो है फिल्टर करेगी ना, तो किसकी मदद से करेगी? तो नेफ्रॉन की मदद से। ठीक, अब यहाँ पे जो फिल्टर हो चुका, अब वो सारा मसाला कहाँ पे आएगा? तो इस यूरिनरी ब्लैडर के अंदर वो सारा मसाला आएगा। ठीक है ना, ये जो सारा वाटर है ये यहाँ पे आएगा, स्टोर होगा, और इसके थ्रू अभी बाहर निकल जाएगा। ठीक, तो ये पूरा कहानी है। उसके बाद देखना भाई, लिखा है हाउ यूरिन प्रोड्यूस, तो ये हम आगे अब पढ़ने वाले हैं, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन का मैकेनिज्म क्या होता है, तो ये हम पढ़ लेंगे, हाउ यूरिन प्रोड्यूस। पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। ये मैंने बता दिया कि जो किडनी है ब्लड को फिल्टर करेगी और उसके अंदर के सारे वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल देगी। ठीक, अभी नाइट्रोजन बेस्ड हुआ, यूरिया हुआ, यूरिक एसिड हुआ, मैंने सब कुछ ये कवर कर लिया। ठीक, तो चलिए जी, इसके बाद हम ये जो अपना नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है हम इसको कवर कर लेते हैं, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को। तो यार मैं किधर बना दूं इस नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, इसके लिए थोड़ा हमें एक जगह चाहिए। चलिए, जगह क्रिएट कर लिया। चलिए जी, यहाँ पे हम एक गंदा सा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। देखो, जब भी हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो नेफ्रॉन तो आपको समझ में आ ही गया होगा, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी को हम नेफ्रॉन बोलते हैं। ठीक, तो इसका स्ट्रक्चर हम जो बना रहे हैं यार, एक सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, इसको आप अगर बुक में जो जैसा दिया है आपको वैसा बनाए तो ये और अच्छा है। देखिए, पहले हम इसको ऐसे कुछ बना सकते हैं, ये मैं आपको उनके लिए बता रहा हूँ जिसका डायग्राम हमसे भी ज्यादा गंदा है। चलो भाई चलो, तो ऐसा पहले बना लेना। रिंच, ऐसा होता है ना, स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू ड्राइवर ने क्या बोलते हैं यार इसको, रिंच विंच हमारे यहाँ बोलते हैं। चलो, ये जो होता है, ये जो कप शेप जैसा हो दिख रहा है हमें ना, इसको क्या बोलते हैं? ये जो कप शेप जैसा दिख रहा है, ये जो कप शेप जैसा, ये जो डबल वॉल दिख रही है ना, एक आउटर वॉल हो गई और ये अपनी इनर वॉल, या आउटर वॉल हो गई, इनर वॉल। तो जो डबल, ये जो कप शेप का स्ट्रक्चर दे रहा है ना, ये जो कप शेप का स्ट्रक्चर कौन सा? ये पूरा, ये भैया पूरा, ये जो अपनी पूरी जो कप शेप की स्ट्रक्चर दिख रही है, इसको बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल इसको बोलते हैं। ठीक, इस बोमेन कैप्सूल के बाद आता है ये अपना पीसीटी। पीसीटी को हम बोलते हैं क्या? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। इसके बाद ये जो अपना ये पूरा स्ट्रक्चर जो अभी मसाला देख रहे हैं, क्या मसाला, हाँ 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 हाँ, हाँ भाई ये जो पूरा है इसको हम बोलते हैं हेनलेज लूप। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं हेनले लूप, हेनलेज लूप बोलते हैं। ठीक, इसके बाद ये जो अपना स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये पूरा पोर्शन, इसको बोलते हैं डीसीटी। डीसीटी का मतलब होता है भैया डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। ठीक, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। इसके बाद ये जो है इसको हम बोलते हैं सीडी। सीडी मतलब कलेक्टिंग डक्ट। क्या बोला? इसको हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। क्यों? अलग अलग नेफ्रॉन है,
तो अलग अलग नेफ्रॉन का अपना आएगा और यहाँ पे ओपन होगा, इसलिए यहाँ पे ऐसा कुछ बना हुआ है जिसको हम बोल रहे हैं डीसीटी, मतलब कि डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल बना हुआ है। और इसी डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में कुछ प्रोसेस होता है जिसको हम आगे पढ़ेंगे। ए सेकेंड, जस्ट ए सेकेंड। चलिए जी, इसके बाद हम पढ़ लेते हैं ये जो अपना डीसीटी वगैरह तो हमने कर ही लिया। इसके बाद हम इसके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम इसमें कुछ और स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है, अब ब्लड ऐसे इस रास्ते आएगा, देखिएगा ध्यान से, ये जो लेकर के आने वाली जो कैपिलरी है ना, जो ब्लड को लेकर के आने वाली कैपिलरी है, इसको बोलते हैं हम एफरेंट आर्टरियोल। क्या बोलते हैं? एफरेंट। इसको बोलते हैं एफरेंट, AFFRENT, एफरेंट आर्टरियोल, एफरेंट आर्टरी हम बोल सकते हैं। ठीक है ना, एफरेंट आर्टरी। और ये जो एफरेंट आर्टरी है यहाँ पर आएगी तो एक गुच्छा बना ले रही है, ठीक है ना। उसके बाद ये ऐसे बाहर निकल जाएगी, इसको हम बोलेंगे इफरेंट आर्टरियोल। क्या बोलेंगे? इफरेंट आर्टरियोल। अरे ये तो मैंने सब एक में लिख दिया, गंदा हो गया। ये इसका है। हाँ हाँ, देखो भाई ये इसका मैंने फुल फॉर्म लिखा हुआ है, सब भाड़ बना दिया हमने तो। ये है अलग चीज, डीसीटी इसका है, ठीक। तो ये जो है ई फ्रंट आर्टरियोल हो गया, समझा क्या? ई फ्रंट आर्टरियोल मतलब जो ले करके आने वाली, क्या बोलेंगे? आने वाली, गाना गा भाई, आने वाली ए फ्रंट, जाने वाली ई फ्रंट। ई फॉर एग्जिट होता है ना, ई फॉर क्या होता है? एग्जिट। ये जो ई फॉर एक्सिट है, EXIT, एग्जिट मतलब ई फ्रंट, एग्जिट मतलब ई फ्रंट। ऐसे याद कर लो, ये जो ई फ्रंट लिखा मैंने, इसका मतलब याद कर लो भैया, एग्जिट होता है, ठीक। अरे क्लियर हो गया क्या? चलो जी। तो कैसे मैकेनिज्म होता है, इस एफरेंट आर्टरियोल के थ्रू ब्लड ऐसे आएगा और यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा, क्योंकि टफ्ट ऑफ कैपिलरी है, ठीक है ना। तो इस टफ्ट ऑफ कैपिलरी को भी हम एक नाम देते हैं। कहाँ नाम दें इसका भैया? एक मिनट, एक मिनट, ये तो कुछ ज्यादा ही गंदा हमने कर दिया। चलिए जी, इसी के अंदर हम नाम देंगे इस, ये जो टफ्ट ऑफ कैपिलरी है, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस, ठीक है ना। ये जो टफ्ट ऑफ कैपिलरी बनी हुई है, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक। तो देखिएगा ध्यान से, ये जो मैकेनिज्म कैसे होगा, यहाँ से ब्लड आएगी, आएगी भैया, कलर हम चेंज कर देते हैं ताकि थोड़ी और गंदगी मचा पाए हम। यहाँ से ब्लड आएगी, ऐसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा, जो हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट है इधर चला आएगा। इसके बाद यहाँ पे जाएगा पीसीटी में, पीसीटी बोले तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, फिर हेनले लूप के थ्रू जाएगा, ये जो नीचे जा रहा है इसको बोलते हैं डिसेंडिंग हेनले लूप, ठीक है ना। उसके बाद ये असेंडिंग हेनले लूप, मतलब ये पूरा जो है इसको हम क्या बोलते हैं? हेनले लूप बोलते हैं, ठीक। इसके बाद डीसीटी में जाएगा, फिर कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा, तो पूरा का पूरा यही प्रोसेस है, ठीक। और इस डायग्राम में और आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए बोमेन कैप्सूल आपको दिख गया। बोमेन कैप्सूल यहाँ पे देखिए, ब्रांच ऑफ रीनल वेन, ये बाहर जो लेकर के आ रही है, ठीक। यहाँ से आप देखिए, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी जो ब्लड को यहाँ पे लेकर के आ रही है, जिसको हम एफरेंट बोल रहे हैं, और जो लेकर के जा रही है इसको इफ्रेंट बोल रहे हैं। और ये जो ऐसा कप से बना हुआ है, इसको हम ग्लोमेरुलस बोल रहे हैं, ठीक। और ये जो ऐसा कैपिलरी ऐसा उलझा हुआ है इसके बीच में, ये जो आप देख पा रहे हैं, इसको हम बोलते हैं क्या? बोमेन कैप्सूल, ठीक। ये उसके बाद ये हो गया जो ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन है, इसमें ये सारा पूछा गया, एपीसीटी हो गया, इधर डीसीटी हो गया, एपीसीटी हो गया, इधर का डीसीटी हो गया। उसके बाद ये ऐसा डिसेंडिंग लिम्ब वगैरह, ठीक है ना। ये जो कलेक्टिंग डक्ट हो जाएगा अपना, उसके बाद ये सब, ठीक। ये हेनलेस लूप हो गया, कलेक्टिंग डक्ट हो गया। उसके बाद ये जो इफरेंट आर्टरी आ रही थी, तो फिर ये क्या करे, इसके साथ एनास्टोमोसिस होगी, मतलब मिल जुल करके अभी रीनल वेन है, अभी सारा गंदगी बॉडी के से कहाँ पे लेकर के चला जाएगा, ये बॉडी, ये जो सारा ब्लड है यहाँ से फिर इंफीरियर वेना केमा तक पहुंचा करके पूरा फिर हार्ट तक जाएगा, और फिर हार्ट पे जाएगा, फिर वहां से फिल्ट्रेशन वगैरह सब कुछ हो जाएगा। तो चलिए जी, अब ये सारा कुछ हम एक बार जल्दी से हाईलाइट कर लेते हैं, अभी आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे लिखा है ना,
कि रिमूव जो यूरिया और यूरिक एसिड हो गए, ये कैसे रिमूव होता है, तो किडनी से रिमूव होता है, तो हम पढ़ ही लिए। उसके बाद लिखा है इट इज देन नो सरप्राइज द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इज किडनी। तो जो बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट होता है किडनी होता है, इसमें सरप्राइज होने वाली बात ही क्या है एनसीईआरटी मास्टर? देख रहे हैं, अन्याय कर दे रहे हैं बच्चों के साथ है। अरे सरप्राइज नहीं होना चाहिए भैया, सरप्राइज होने वाली बात ही नहीं है। उसी तरीके से देखिए, वेस्ट रिमूवल में हमारी बॉडी में लंग्स भी होता है, जैसे हमने CO2 वाला आपको कहानी सुना दिया। उसके बाद ये सब जो लिखा हुआ है, क्लस्टर ऑफ वेरी थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरी होगी इधर, ये सारा कुछ यहाँ पे लिखा है। किडनी एसोसिएटेड विथ कप से कुछ कौन होता है, तो ये ग्लोमेरुलस हो गया, ठीक है ना। कप से यहाँ पे जो है, सॉरी ये बोमेन कैप्सूल हो गया, ठीक है ना। और ये जो टफ टॉप कैपिलरी है, मतलब जो कैपिलरी का गुच्छा है, इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। तो जो कप शेप है कौन है, ये बोमेन कैप्सूल है। उसके बाद देखो ईच किडनी हैज ए लार्ज नंबर ऑफ दिस फिल्ट्रेशन यूनिट, इसको हम नेफ्रॉन बोल रहे हैं। ये आपस में सब क्लोजली पैक होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिखा है, सॉल्ट एंड मेजर अमाउंट ऑफ वाटर आर सेलेक्टिवली reabsorbed इन यूरिन फ्लो थ्रू द ट्यूब। तो इसी तरीके से सिलेक्शन, सेलेक्टेड एब्जॉर्प्शन, सेलेक्टेड रीएब्जॉर्प्शन, ये सब कुछ चलता रहता है। जैसे पीसीटी है ना, तो पीसीटी का अपना एक अलग फंक्शन है। जो ये जो है ना, अपना जो डिसेंडिंग लिम्ब है, ठीक है ना, जो हेनलेस लूप है, इसका डिसेंडिंग लिम्ब का अलग फंक्शन, असेंडिंग लिम्ब का अलग फंक्शन, डीसीटी का अलग फंक्शन। कलेक्टिंग डक्ट का काम क्या है, सारे के साथ अलग अलग नेफ्रॉन्स के साथ एनास्टोमोसिस बनाना, ठीक है ना, मतलब मिलना जुलना। तो इसी तरीके से अलग अलग पार्ट के अलग अलग फंक्शन है। तो ये सब पूरा किडनी के बारे में रहा, ठीक है ना। होपफुली आप ये सब कुछ अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। तो चलिए जी, जैसे हमने इतना पढ़ा, तो हम यहाँ पे एनसीईआरटी में एक अच्छा चीज और लिखा हुआ है, आर्टिफिशियल किडनी जो लिखा हुआ है अपना हेमोडायलिसिस। तो जब किडनी खराब हो जाती है, तो ब्लड का फिल्टर कौन करेगा? तो अगर किडनी खराब हो जा रही है, तो ब्लड का फिल्ट्रेशन करने के लिए प्रॉब्लम होगी ना। तो उस प्रॉब्लम को ओवर करने के लिए डायलिसिस होता है, ठीक है ना, हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस का मतलब क्या होगा, हीम, हीम मतलब ब्लड, ठीक है ना। तो ब्लड का फिल्टर करने का जो मशीन है, यही है डायलिसिस मशीन, ठीक। और ये कुछ यहाँ पे लिखा गया है, लाइन फ्रॉम, यहाँ पे जो ब्लड है, ये हम आर्टरी से निकालते हैं। किससे निकालते हैं, देखिए हम सिंपल में समझा देते हैं। यहाँ पे आर्टरी से हम ब्लड को निकालेंगे, ठीक है ना। कहाँ से? आर्टरी से। वेन से हम ब्लड नहीं निकालते हैं, ठीक है ना, आर्टरी से ब्लड को निकालते हैं, ठीक। आर्टरी से ब्लड को निकालेंगे, फिर ये मशीन में जाएगा। फिर यहाँ पे सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, क्या है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये जो सिलोफेन की ट्यूब होती है, किसकी बनी होती है, सिलोफेन, ठीक है ना, सिलोफेन की ट्यूब होती है। फिर ये जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे कुछ डायलिसिंग सोल्यूशन इसके अंदर भरे होते हैं। देखिए ये सब पूरा डायलिसिंग फ्रेशली प्रिपेयर्ड होता है, डायलिसिंग सोल्यूशन यहाँ पे भरा होता है। उसके बाद जो अपना एक्सक्रीटरी चीजें हैं, वो सब यहाँ पे इस जार के अंदर में आ जाएगी। और जो फिर ब्लड फिल्टर होकर के फिर वेन के थ्रू बॉडी के अंदर में चला जाएगा। फिर यहाँ से ब्लड अब इसके हार्ट के पास चला जाएगा, ठीक है ना। अब हार्ट में इसको पंप कर देगा, ठीक है ना। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर इसकी पूरी बॉडी में फैल जाएगी, ठीक? तो ये पूरा प्रोसेस रहा अपना हेमोडायलिसिस का, समझे। चलिए जी, अब हम एनसीईआरटी के एकदम एंड पे आ गए हैं, जिसका नाम है एक्सक्रीशन इन प्लांट। तो देखिएगा भैया, एक्सक्रीशन इन प्लांट में क्या कर रहे हैं, जैसे कि एनिमल के अंदर में एक्सक्रीशन की सारी मैकेनिज्म चल रही है, सिमिलरली यार प्लांट के अंदर में भी तो वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा होगा। हाँ बन रहा होगा सर। अगर बन रहा है तो इसको भी रिमूव करना पड़ेगा, बिल्कुल सर। रिमूव नहीं करेंगे तो बॉडी के और भी जो मैकेनिज्म है, जो प्लांट के और भी जो मैकेनिज्म है, ये सब हैम्पर्ड होने लगेंगे। हाँ भाई, होने लगेगा, बिल्कुल होने लगेगा। तो इसी तरीके से एक्सक्रीशन इन प्लांट के अंदर में जब हम बात करते हैं, तो प्लांट का एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट क्या हो सकता है, तो भैया इसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट गम, गोंद हम लोग यूज करते हैं, गम हो सकता है, रेजिन हो सकता है, ठीक है ना। ऐसे और क्या, प्लांट जो है, कि इसके लिए, प्लांट के लिए CO2 भी एक वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है ना। तो प्लांट के अंदर से ऐसा थोड़ी है बस O2 निकलता है, CO2 भी निकलता है, ठीक है ना। तो ये सब प्लांट के वेस्ट प्रोडक्ट हो गए, ठीक क्या। चलिए जी, इसके बाद हम पढ़ लेते हैं, प्लांट यूज कम्प्लीटली डिफरेंट स्ट्रेटजी फॉर एक्सक्रीशन देन दोज ऑफ एनिमल। जैसे ट्रांसपिरेशन मैंने पढ़ाया ना, तो ट्रांसपिरेशन में भी जो एक्सेस वाटर है जो काम करने, इसको हम बाहर निकाल दे रहे हैं, ठीक है ना। ऑक्सीजन इटसेल्फ कैन बी थॉट एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। हाँ, प्लांट के अंदर में ऑक्सीजन रिलीज आउट हो रहा है, एक्सेस में इसका काम नहीं है, तो O2 भी एक वेस्ट प्रोडक्ट को हम कंसीडर करते हैं इसके अंदर में, ठीक है ना, फोटोसिंथेसिस के अंदर में। जैसे
हाउ प्लांट डील विथ ऑक्सीजन एज वेल एज CO2, तो ये लिखा है CO2 को भी तरीके से हम इसी तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। एक्सेस वाटर को कैसे निकालेगा प्लांट, तो ट्रांसपिरेशन मैंने बता ही दिया, ठीक। फॉर अदर वेस्ट, वेस्ट के लिए क्या हो सकता है, जैसे टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ डेड सेल, तो लाइसोसोम वगैरह होते हैं, ये सब बाहर निकालेंगे गम रेजिन बना करके, ठीक है ना। और कुछ जो एक्सक्रीटरी जो चीजें होती हैं प्लांट के अंदर में, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी एक्सक्रीटरी सबस्टेंस होती है प्लांट के अंदर में, जो एक सेल ऑर्गेनेल है जिसका नाम है वैक्यूल, ठीक है ना। ये वैक्यूल जो होता है प्लांट सेल का, आप पढ़े होंगे, लगभग 90 टू 95 92% जो पोर्शन होता है, स्पेस होता है, ये वैक्यूल जो होता है ये ऑक्यूपाई करता है प्लांट के अंदर में। इस वैक्यूल के अंदर में भी एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर हुआ करता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है इस वैक्यूल के अंदर में केवल एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर हुआ करता है, इस वैक्यूल के अंदर में कुछ अच्छे पिगमेंट, यूजफुल पिगमेंट भी स्टोर करके रखे जाते हैं, ठीक है ना, जो पिगमेंट प्लांट को अलग अलग कलर भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक। तो चलिए जी, प्लांट के अंदर में वैक्यूल भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो गया, एक्सक्रीटरी स्टोरेज बोल सकते हैं, ठीक। और क्या, लीफ फॉल ऑफ, लीफ गिरने लगती है अगर टिश्यू डेड हो गया, ठीक है ना। स्पेशली इन ओल्ड जाइलम, जैसे ये हो गया, ये जो रेजिन हुआ, गम हुआ, जो ओल्ड जाइलम होता है ना, जाइलम फाइबर जिसको बोलना है, तो ये सब क्या कर सकते हैं, इसको स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है ना। ये क्या मतलब, जो जाइलम पैरेन्काइमा है ये इसको स्टोर करके रख सकता है। प्लांट आल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंसेस इन सॉइल अराउंड देम, ठीक है ना। तो जो प्लांट जिस सॉइल के पास जहां पर भी है, तो उस सॉइल के अंदर में भी कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट स्टोर करके रख सकता है, ठीक। चलिए जी, तो यहाँ पे अपना जो ये पूरा चैप्टर है, होपफुली ये हमने खत्म कर दिया, और पढ़ते रहिए। गुड लक भैया, गुड लक। उम्मीद है आप ये सब कुछ यार अच्छे से समझ पाए होंगे अभी तक मैंने जितना भी पढ़ाया। अच्छा, लास्ट में जाते जाते एक चीज और है, ये क्या लिखा हुआ है, थिंक इट ऑर्गन डोनेशन। ऑर्गन डोनेशन ये आदमी की अपनी पर्सनल चॉइस हो सकती है, इसमें मैं क्या ही बोलूं। ऑर्गन डोनेशन अगर हम करते हैं तो हम किसी और की भी लाइफ सेव कर सकते हैं, क्योंकि मरने के बाद कुछ लेकर के तो कोई जाएगा नहीं, तो ऐसा कुछ फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आप मरने से पहले अपना कोई ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं, तो कोई आदमी कर देता। बहुत सारे लोगों को आप सुने होंगे कि ऑर्गन डोनेट कर रहे हैं, तो अगर कर रहे हैं तो अच्छी बात है भाई, करनी चाहिए। ऑर्गन डोनेशन करना कोई खराब चीज नहीं होता है, तो ऑर्गन डोनेशन करनी चाहिए, ठीक। तो चलिए जी, इसमें जैसा कि हम देख रहे थे अभी हम अपना, अब हम लास्ट में पहुंच गए। तो हमने आपको शुरू से लेकर के ये लास्ट तक 5 लेक्चर में हमने पूरा का पूरा पहला जो चैप्टर है, जो कि काफी बड़ा चैप्टर है, आप भी स्कूल में अपने देख रहे होंगे या फिर कोचिंग में, जहाँ पर भी आप अभी ज्वाइन होंगे, यहाँ पे यार आप देख रहे होंगे कि एक इसको ज्यादा टाइम तक पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। एक लेंथी पोर्शन माना गया है एक क्लास 10th का, ठीक। अच्छा, मैंने इसको इतना ऐसे इतने ज्यादा लेक्चर लेकर के क्यों पढ़ाया है, 4-5 लेक्चर कुछ एक एक घंटे के कुछ ज्यादा तो नहीं होते हैं, पर यार अगर आप इस लेक्चर को पूरी थोरोली अच्छे से पढ़ते हो, एनसीईआरटी की अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाते हो, तो ये आज ही नहीं बल्कि पूरे लाइफ टाइम आपको बहुत अच्छे से काम आने वाला है, ठीक। इसीलिए मेरा मोटो क्या है, मेरा मोटो है कि जो भी हमसे पढ़ रहा है उसको हमारे साइड से एनसीईआरटी की या फिर जो बायोलॉजी है, ठीक है, इसकी एक अच्छी और डीप अंडरस्टैंडिंग मिल पाए। अ, देखो यार क्या होता है, कोई सा भी चैप्टर हो हम इसको घंटे 2 घंटे में भी पढ़ सकते हैं। कोई सा भी टीचर हो जो पढ़ा रहा है कई सालों से, इसको तो इतना आइडिया है कि हर एक चीज को जल्दी जल्दी लिख करके वो निपटा सकता है, अपना काम निपटा सकता है, ठीक है ना। इसको पढ़ा जा सकता है, पर मेरा क्या मानना है, आप जितने ज्यादा लाइफ में शॉर्टकट ढूंढते जाओगे, आप उतने ज्यादा अपने जो फाइनल एम है, जो फाइनल गोल है लाइफ का, उससे डेविएटेड हो पाओगे, होते जाओगे। एक क्लियर बात है, क्योंकि आप जितना ज्यादा शॉर्टकट यूज करोगे उतना ये खराब चीज है। स्मार्टनेस होना चाहिए, पर हार्ड वर्क के अंदर में जब आप अपना ये जो शॉर्टकट डालोगे, हार्ड वर्क के अंदर में ये सारा कुछ करो, आप ये स्मार्टनेस लाओ, तब ये चीज आपका स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। हार्ड वर्क को एक डिसिप्लिन वे में करो, तब जाकर के इसको हम स्मार्ट वर्क कहेंगे। तो मेरा मानना है हर एक चैप्टर को स्मार्टली पढ़ना चाहिए, ठीक है क्या। हर एक चैप्टर को, आप किसी भी चैप्टर को जितना ज्यादा स्मार्टली पढ़ोगे, आपको आगे और कम दिक्कत होगा, ठीक है ना। पढ़ाई में हमेशा ये हमेशा काम आने वाला है। जो
खास करके उनके लिए क्लास 10th में तो हम बोलते हैं किन बच्चों को बायो लेना है और किन बच्चों को मैथ लेना है। जिन बच्चों को मैथ लेना है उनको तो और पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि भाई तुमको फिर ज़िंदगी में पढ़ना नहीं है यार बायो। क्या पता तुम बाद में जाकर के, ये अलग बात है, तुम कुछ पढ़ रहे हो या फिर अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो, तो ये तुम्हारी पर्सनल चॉइस है ना? पर जो मैथ ले रहे हैं या फिर जो बायो ले रहे हैं, जो बायो ले रहे हैं उनको तो और पढ़ना चाहिए, और जो मैथ ले रहे हैं उनको तो पढ़ना ही है भाई। ऐसा नहीं है कि हमको मैथ लेना है तो हम इसको नेग्लेक्ट कर सके। आप जानते हैं कि क्लास 10th में बायोलॉजी का ज़्यादा पोर्शन हुआ करता है। तो इसलिए आप किसी भी चीज़ को यार, मेरा मानना है कि नेग्लेक्ट मत करो और हर एक चीज़ को थोरोली पढ़ो, कुछ भी पढ़ रहे हो तो। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ 1 घंटे में हो रही है, जो चीज़ आप शॉर्टकट के थ्रू जा रहे हो तो 2 घंटे में पढ़ पा रहे हो, अच्छे से पढ़ भी नहीं पाओगे, ठीक है ना? इतना डीप अंडरस्टैंडिंग भी नहीं मिलेगा आपको। तो उससे अच्छा है थोड़ा-सा टाइम आए, टाइम लें पर अच्छे से पढ़ें। जैसे हम कहते हैं ना कि देर आए पर दुरुस्त आए, ठीक है ना? तो वो एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल हमें लगता है कि देर से कोई चीज़ आए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर अच्छे से आए वो चीज़। मेरा मानना बस इतना है और उम्मीद करते हैं आप सब ये अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। हमारी बातें आपको ईज़ी लग रही होंगी। मेरे साइड से जितना भी पॉसिबल ईज़ीएस्ट वे हो सकता है, मैं ट्राई कर रहा हूँ, कोशिश करता हूँ आगे के आने वाले सीरीज में मैं इससे भी अच्छा कुछ एक इम्पैक्टफुल कोई एक वीडियो लेक्चर का सीरीज स्टार्ट कर पाऊँ, ठीक है ना? जैसे-जैसे यार बोर्ड पास में आता जाएगा, तो हमने क्या सोचा है कि हमने सोचा है कि हर एक जो भी टॉपिक है, जैसे ये हमने लाइव प्रोसेस को 5 लेक्चर में कवर कर लिया। अब एग्ज़ाम के 10 मिनट पहले, 20 मिनट पहले या फिर 1 घंटा, आधे घंटा पहले आपके लिए मेमोराइज़ करना या फिर पूरा चैप्टर एक बार दिमाग में घूम जाए, ये आपके लिए शायद टफ होगा, ठीक? इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसके लिए पर ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, ये किसके लिए है? ये चीज़ उसके लिए है जो थोरोली एक बार एनसीईआरटी को पढ़ा हुआ है या फिर एक बेसिक आइडिया रखता है, ठीक? ऐसा नहीं कि तुम भैया कुछ भी पढ़ना मत किए और तुम आके सीधे लेक्चर में घुस गए। तो शायद समझ में आ जाए, पता नहीं, ठीक? तो इसमें क्या करने वाले हैं कि जो भी अपना एक टॉपिक है उसको हम कोशिश करेंगे कि एक शॉर्ट वीडियो लगभग 1 से 2 मिनट का वीडियो क्रिएट करें और उसमें हम सब कुछ आपको बस एक्सप्लेन करते जाएँ, ठीक? एक अच्छा-सा नोट और उसके साथ हम एक्सप्लेन करते जाएँ, ठीक? क्योंकि एक अच्छा-सा नोट और एक अच्छा एक्सप्लेनेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी सब्जेक्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक? चलिए भाई, पढ़ते रहिए, इतना मोटिवेशन शायद काफ़ी होगा, ज़्यादा ये फर्जी का ज्ञान और मोटिवेशन इतना करना नहीं चाहिए। चलिए, इतना सारा कुछ एक हमारे साइड से आपको कुछ अंडरस्टैंड करने के लिए था या फिर हमारी तरफ से एक सिंसियर सजेशन मान लो, अपना छोटा भाई, बड़ा भाई एक टीचर के तरीके से। और पढ़ते रहो यार, हम आगे की सीरीज में अपना अगला टॉपिक कवर करेंगे और उसको और अच्छे से कवर करने वाले हैं, तो पढ़ते रहिए और हँसते रहिए, खेलते रहिए, मस्त रहिए यार, मोटिवेटेड रहो। और क्या ही कर सकते हैं, और एग्जाम को एकदम बढ़िया से दे करके आओ, अपने साइड से एकदम फोड़ के आओ। चलो भैया, ऑल द वेरी बेस्ट, कीप एंजॉयिंग, कीप लर्निंग एंड ऑलवेज स्टे हेल्दी बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ। चलिए भाई, थैंक यू एंड वेलकम वेलकम एंड थैंक यू इन द डिसेंट स्टार। ओके।